तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखो, कल बात की थी अपन ने अजमेर के चौहान, आज बात करेंगे अपन रणथंभौर के चौहान। तो अजमेर के चौहान में कल लास्ट में देखा था अपन ने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड, उसके बारे में दो लाइनें थी जो अपन ने मिस हो गई थी थोड़ी सी, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज की कब्र, पृथ्वीराज थर्ड की कब्र, इनकी कब्र की बात करें तो वो तो है गजनी में, और पृथ्वीराज का स्मारक, पृथ्वीराज का स्मारक है अजमेर में। ये दो बातें थी, कल मिस हो गई थी। पृथ्वीराज थर्ड की कब्र, जो कब्र कहाँ है इनकी गजनी में, और इनका स्मारक कहाँ है अजमेर में। आज देखते हैं अपन रणथंभौर के चौहान। कल देखा था कि पृथ्वीराज चौहान थे जो तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे। उसके बाद शासक बना उनका पुत्र कौन, गोविंदराज, और गोविंदराज के बाद कौन बना था, हरिराय। ठीक है, उनके बाद अपन ने देखा था कि गोविंदराज यहाँ से सीधे कहाँ गए थे, रणथंभौर। तो इनका सबसे पहले जो शासक हुए उनमें वो हुए गोविंदराज। मतलब रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन होगा, गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक प्रथम राजा होगा। कोई खास बात नहीं। इसके बाद 4-5 राजा हो रहे हैं, उनके बारे में भी कोई बात नहीं है। सबसे मेन अपन रणथंभौर के चौहानों में एक के बारे में ही बात करेंगे, वो कौन है, हमीरदेव चौहान। उसके अलावा अगर राजा देखे तो देखो अगले आएंगे वालन। अगले राजा की बात करें अपन तो आएंगे प्रहलादन। चौथे राजा वीर नारायण। उनके बाद वाक भट्ट। और उनके बाद आएंगे जयत्र सिंह। और बाद में मतलब इनके बाद आएंगे कौन, हमीरदेव चौहान। तो संस्थापक हो गया कौन, गोविंदराज, जो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक। वीर नारायण, इसके बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है कि ईटी यानी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के साथ संघर्ष करता है वीर नारायण, और इसकी डेथ हो जाती है। जयत्र सिंह की बात करें तो ये पिताजी थे भाई किसके, हमीर की, और ये बलबन के समकालीन थे। बलबन के समकालीन। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही राजा कौन, गोविंदराज थर्ड। उसके बाद ये 3-4 राजा आते हैं, वालन, प्रहलादन, वीरनारायण, वाघभट्ट, जयत्र सिंह, हमीरदेव। जो जयत्र सिंह थे वो किसके पिताजी हैं, हमीरदेव की। अब मोस्टली अपने को बात हमीर की करनी है। देखो हमीर, पिता की बात करें तो पिता कौन, जयत्र सिंह। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं, इनके पिता जयत्र सिंह। माता की बात करें तो हीरा देवी। उसके अलावा पत्नी रंग देवी, पुत्री देवल दे। देखो देवल दे का नाम अपन ने पीछे कहीं और पढ़ा था, कहा, अणुराज या आनाजी के समय, जो जिन्होंने संघर्ष किया किसके, गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज। उस लड़ाई में जीतते हैं कौन, अर्णोराज या आनाजी। तो उसमें वो देवल देवी से विवाह करते हैं, जो गुजरात का चालुक्य शासक था कौन, जयसिंह सिद्धराज, उसकी कौन थी, बेटी। पहला युद्ध था उसमें तो उनकी बहन थी कांचन देवी, दूसरे युद्ध में उनकी बेटी थी, उसका नाम भी क्या था, देवल देवी। तो हमीर के शासनकाल की अगर बात करें तो हमीर का शासनकाल है 1282 से 1301।
एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो यहाँ अमीर के पिता, माता, पत्नी, पुत्री सभी का नाम याद रखना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट राजा है उनकी कोई सी भी लाइन पूछ ली जाती है। तो देखिए अपन अमीर ने छतरी बनवाई थी जिसे कहते हैं 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी, और इस 32 खंभों की छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी। तो इसको न्याय की छतरी तो इसलिए कहते हैं कि भाई अमीर था, इस छतरी पर बैठकर ही क्या किया करता था, न्याय किया करता था, इस वजह से तो कहा जाता है इसको न्याय की छतरी। और 32 खंभों की इसलिए क्योंकि जो अमीर के पिताजी थे जयत्र सिंह, उनका शासनकाल कितने समय रहा था, 32 वर्ष तक। इसी वजह से इन्होंने अपने पिताजी की 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। उसके बाद बात करें अपन, तो इतना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अमीर ने एक नीति अपनाई थी जिसे बोलते हैं दिग्विजय की नीति। अमीर की दिग्विजय की नीति। दिग्विजय यानी दिशाओं को जीतना, अर्थात अमीर ने अपने चारों ओर के जो क्षेत्र थे, चारों ओर की दिशाएं थी, उनको जीतना प्रारंभ किया। तो देखो उसके तहत किस किस को जीता, आबू के प्रताप सिंह को हराया। आबू के प्रताप सिंह को हराया। उसके बाद बात करें तो अपन हाथरस, हाथरस के अर्जुन को हराया। इसके अलावा चित्तौड़ की समर सिंह, ये समर सिंह कौन थे, रतन सिंह के पिताजी या बोले तो पद्मिनी के ससुर। उनको हराया था किसने, हमीर देव चौहान ने। तो आबू के प्रताप सिंह को, हाथरस के अर्जुन को और चित्तौड़ के समर सिंह को। उसके अलावा मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ से कर वसूला। पुष्कर को जीता। और अंतिम बात करें अपन तो धार एमपी, धार एमपी, जैसे कि धार एमपी में पड़ता है मेहंद झील, अमरोरों की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वतमाला। वहीं से निकलती है कौन सी नदी, माही नदी। मेहंद झील धार मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो यहाँ धार एमपी के राजा थे कौन, भोज। उनको भी हराया था किसने, हमीर देव चौहान ने, दिग्विजय की नीति के तहत। तो हमीर देव चौहान शासनकाल 1282 से 1301। पिता जयत्र सिंह, माता हीरा देव, पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल देवी। 32 खंभों की छतरी जिसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, हमीर की दिग्विजय की नीति, जिसके तहत आबू के प्रताप सिंह को हराया, हाथरस के अर्जुन को हराया, चित्तौड़ के समर सिंह को हराया, मांडलगढ़ से कर वसूला, पुष्कर को जीता और धार एमपी में किसको हराया, भोज को हराया। ये थी हमीर की दिग्विजय की नीति। हमीर ने दिग्विजय की नीति के बाद एक यज्ञ और करवाया जिसको बोलते हैं कोटिय जन यज्ञ। कोटिय जन यज्ञ एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो सीधा आएगा कि कोटिय जन यज्ञ किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, हमीर देव चौहान ने। इसके अगर पुरोहित की बात करें अपन, तो कोटिय जन यज्ञ का पुरोहित कौन था, विश्वरूप। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो कोटिय जन यज्ञ किसने करवाया, हमीर देव चौहान ने। और कोटिय जन यज्ञ में पुरोहित कौन था, विश्वरूप। तो ये यहां तक की बात की। अब बात करेंगे अपन युद्धों की, जो कि हमीर देव चौहान के समय होंगे। सबसे पहले होगा किसका, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण।
तो यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगे आपकी। स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं इन चीज का। बाकी मैं पीडीएफ जो रह रही है पिछली 1-2 क्लासों की वो सारी आज ही डाल देंगे। तो देखो, हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, जेके। अलाउद्दीन खिलजी को एके और इनको जेको। देखो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। लास्ट में अगर बात करें अपन गुलाम वंश की, गुलाम वंश में कैकुबाद के शासक बढ़ता है कौन, क्यूमर्स। कैकुबाद को तो मरवा देता है, उसके बाद क्यूमर्स का अपहरण कौन कर लेता है, जलालुद्दीन खिलजी। और धीरे धीरे जो दिल्ली की सल्तनत थी वो किसके हाथ में आ जाती है, जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में। तो के.एस. लाल एक इतिहासकार हुए, के.एस. लाल। इस तरीके से जो खिलजियों ने सत्ता को जो अपने पक्ष में किया था, उसके लिए के.एस. लाल ने खिलजी क्रांति शब्द काम में लिया है। ये इंडियन हिस्ट्री की बात है, थोड़ा सा जोड़ने के लिए अपन बात कर रहे हैं। खिलजियों ने बता दिया था कि भाई जिसमें ताकत होगी वो ही क्या राज्य कर पाएगा। तो इसीलिए के.एस. लाल ने जो इनके द्वारा सत्ता स्थानांतरित की या खुद के पास सत्ता आई थी, उसको के.एस. लाल ने क्या कहा है, खिलजी क्रांति। तो शासक बढ़ गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो अगर अपन एस.आर. शर्मा की बात करें, ये भी इतिहासकार है एस.आर. शर्मा। इन्होंने कहा था कि भाई ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ये थोड़ा सा दयालु प्रकृति का आदमी था, दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। तो एस.आर. शर्मा इसके लिए कहते हैं कि रक्त और यह शासक था जो अत्यधिक दयालु था, और रक्त और तलवार के युग में ये जो शासक था ये शासक करने के लायक नहीं था। धीरे धीरे यह संकटों के जो भंवर थे उसमें फंसता गया, जिससे इसके सिर से न केवल मुकुट बल्कि इसके धड़ से सर भी क्या हो गया था, अलग। ये बात कही थी किसने, एस.आर. शर्मा ने। और के.एस. लाल ने खिलजी क्रांति शब्द का यूज किया था गुलाम वंश के बाद, जैसे ही खिलजी वंश के पास सत्ता आती है। अब अपन जोड़ते हैं इसको राजस्थान से। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर। देखो 2 बार आक्रमण करेगा, 1290 में और 1292 में। अगर अपन देखें जैसे ये रणथंभौर दुर्ग मान लिया, तो रणथंभौर दुर्ग के रास्ते में पहले एक छोटा सा दुर्ग पड़ता था, जिसको बोलते हैं क्या, झैनू दुर्ग। झैनू दुर्ग ये हो गया इधर कौन सा, रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले रास्ता इधर से ही है, तो पहले कौन से दुर्ग को जीतना पड़ेगा, झैनू दुर्ग को। देखो इनका बनाने का उद्देश्य क्या होता था कि जब तक यहाँ आक्रमण करे कोई आक्रमणकारी, जब तक इस दुर्ग को जीतेगा तब तक यहाँ राजा और जो सेना है वो सचेत हो जाएगी, उसको पूरा टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, तब तक ये तैयार हो जाएंगे। तो उससे पहले कौन से दुर्ग को जीतना था, झैनू दुर्ग को। तो झैनू दुर्ग पर आता है जलालुद्दीन खिलजी और क्या करता है, आक्रमण, और उसको जीत भी लेता है। लेकिन अमीर की तरफ से लड़ता है यहाँ को गुरदास सैनी। गुरदास सैनी लड़ता है किसकी, अमीर की तरफ से, और वापस आजाद करा लिया जाता है किसको, झैनू दुर्ग को। इस झैनू दुर्ग को ही कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कुंजी क्यों कहा जाता है भाई, ताड़ो जब भी तो खुला है वो, जब कुंजी मिलेगी तो पहले कुंजी को प्राप्त करो, उसके बाद रणथंभौर को
जी। तो इसी वजह से इसको कहा जाता था रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जीत लिया कौन से, जहीनुद्दीन दुर्ग को। बाद में हमीर की तरफ से आता है कौन, गुरदास सैनी, और वापिस जहीनुद्दीन दुर्ग को जीत लिया जाता है। 1200, ये बात थी 1290-91 की। 1292 में फिर आता है आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी। कुछ दिन रहता है लेकिन वापिस यहाँ से निकल जाता है, वो जीत नहीं पाता। लास्ट में एक लाइन कहता है, उसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्या कि ऐसे 10 दुर्गों को, रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, नहीं समझता। वही बात, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो क्या कहती है, इकट्ठे। इसी प्रकार से रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता। तो ये बात थी किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। 2 बार आक्रमण करता है, 1290 और 1292। 1290 में इस पर जहीनुद्दीन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। जहीनुद्दीन दुर्ग को ही कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। बाद में अमीर की तरफ से गुरदास सैनी युद्ध करता है और वापस भगा देता है किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता। देखो, जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करेंगे अपन हमीर और अलाउद्दीन खिलजी। खिलजियों में सबसे योग्य शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी इसकी बाजार प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की। घोड़ों को दागने की प्रथा, पहली बार नगद वेतन देने की प्रथा, ये सभी किसने शुरुआत की थी, अलाउद्दीन खिलजी या एक। तो जलालुद्दीन खिलजी का क्या हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में कड़ा माणिकपुर, कड़ा माणिकपुर, ये पड़ता है इलाहाबाद यूपी, यहां इसकी गर्दन कटवा दी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी लगता था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से भी विवाह किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये उसका बेटा भी लगता था, मतलब भतीजा भी लगता था और दामाद भी लगता था। तो एक इतिहासकार और हुए कौन, बर्नी। बर्नी ने कहा था कि भाई जिस समय जलालुद्दीन खिलजी की कटी हुई गर्दन से खून बह रहा था, उसी समय जिस जिस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन से गर्दन कट गई थी और उससे जो उसका खून था वो चमक रहा था, उसी प्रकार जो शाही चंदोबा या मुकुट था वो अलाउद्दीन खिलजी के सर पर क्या कर रहा था, चमक रहा था। मतलब उसकी गर्दन काट के उसको मुकुट को धारण कर लिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर। देखो, अगर कारणों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया रणथंभौर पर, तो उसके कारण है एक कारण जो हर जगह पढ़ते आ रहे हैं अपन, और कहीं भी लगा सकते हैं उसको, साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति हर जगह चलेगी। दूसरी की अगर बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का भौगोलिक, रणथंभौर दुर्ग का भौगोलिक और सामरिक महत्व, रणथंभौर दुर्ग का भौगोलिक और सामरिक महत्व। तीसरे की अगर बात करें तो हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति, और एक और की बात कर लेते हैं अपन, तो वो है
के विरोधी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दो विरोधी थे, कौन कौन? एक तो था मोहम्मद शाह, एक तो मोहम्मद शाह और एक उसका भाई था कौन? केबरू। इन दोनों को शरण दी थी किसने? हमीर देव चौहान ने। और हमीर शरणार्थी को हमेशा ही क्या देता था? उसको जगह या शरण देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इन दोनों को मुझे वापस लौटा दे, लेकिन इसने मना कर दिया था। किसने? हमीर देव चौहान ने। देखो इस मोहम्मद शाह का प्रेम संबंध भी बताया जाता है किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, उसका नाम था चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी वो कौन थी? चिमना। उससे लगाव था किसका? चिमना और मोहम्मद शाह का आपस में। लेकिन ये बात किसको पता चल गई थी? अलाउद्दीन खिलजी को। और सिर्फ लगाव ही नहीं था, मारने तक की योजना बना ली थी किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इस बात का जैसे ही पता चला तो इसके पीछे लग गए मोहम्मद शाह की। और मोहम्मद शाह यहाँ से भगकर किसके पास आ गया? हमीर देव चौहान के पास। और हमीर देव चौहान से वापस मांगा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि मोहम्मद शाह मुझे वापस कर दे। लेकिन मना कर दिया किसने? हमीर देव चौहान ने। तो अगर कारणों की बात करें तो लगभग 4 कारण इंपॉर्टेंट। साम्राज्यवादी नीति, जो सभी में रणथंभौर दुर्ग का भौगोलिक और सामरिक महत्व, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है तो इसका महत्व है जो बढ़ जाता है। उसके अलावा हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति, अपन ने देखा पीछे की हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और चारों ओर के क्षेत्र को जीतना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को डर था कि कहीं ये वापस दिल्ली पे भी अधिकार ना कर ले। उसके अलावा के विरोधी मोहम्मद शाह और केबरू, ये कारण थे जिनकी वजह से किन किन के बीच अब जंग होगी? सॉरी, हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। तो अब उनके बीच देखते हैं अपन कैसे विद्रोह होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो एक बार, देखो। तो कारण पढ़ लिए, मोहम्मद शाह वगैरह को वापस नहीं लौटाया। अब चिमना वाली बात है जो तो बताते हैं कौन? भारतीय इतिहासकार। जबकि जो मुस्लिम इतिहासकार वो बताते हैं कि जो मोहम्मद शाह और कैबरू था, इन्होंने धन लूट लिया था किसकी सेना से? ये दोनों भी सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, लेकिन इन्होंने धन लूट लिया था। सोना था जो खिलजी की सेना का, उसको लूट लिया था और ये भागकर आ गए थे किसके पास? हमीर देव चौहान के पास। रीजन कुछ भी हो, बस अपने को तो ये ध्यान रखना है कि ये 3-4 कारण थे। देखो शुरू में जब विद्रोह होता है तो इधर हमीर और इधर बात कर लेते अपन अलाउद्दीन खिलजी। हमीर की तरफ से जाते हैं कौन? धर्म सिंह और भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन आते हैं? उलुग खां, नुसरत खां, उलग खां, नुसरत खां, अलप खां, उसके अलावा बात करें तो और भी थे इनके सेना नायक अलाउद्दीन खिलजी के, जैसे मलिक काफूर, जो मोस्टली दक्षिण भारत में लड़ाई का मतलब सेना का नेतृत्व करता था। कौन? मलिक काफूर। तो अमीर की तरफ से गए धर्म सिंह और भीम सिंह, इधर से गए उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां। तो वही बात, सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले किसको जीतना पड़ेगा? जैनू दुर्ग को, जिसको क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो आया और सीधा इस पर अधिकार कर लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका नाम बदल दिया जैनू दुर्ग का। जैनू दुर्ग का नाम परिवर्तित कर दिया गया नौशहर। जैनू दुर्ग का क्या नाम कर दिया? नौशहर। अब इस अतिक्रमण को हटाने के लिए इधर से जाएंगे कौन? धर्म सिंह और भीम सिंह। और सफल भी हो गए थे, इनको पीछे धकेल दिया किन्होंने? धर्म सिंह और भीम सिंह ने।
जब वापस आ रहे थे इनको हराकर वापिस, तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है भीम सिंह, और इस भीम सिंह इनके हाथ लग जाता है उलग खान, नुसरत खान या अलग खान, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर। इसको मार दिया जाता है, किसको? भीम सिंह को। ये बात जब अमीर को पता लगती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, किससे? धर्म सिंह से। अमीर को लगता है कि भाई धर्म सिंह की लापरवाही से किसकी मृत्यु हुई है? भीम सिंह की, और इसको सेनापति के पद से हटा देते हैं। धर्म सिंह को सेनापति पद से हटा दिया और इसकी जगह एक नया सेनापति बना दिया, भोज। लेकिन ये भोज था जो धर्म सिंह और भीम सिंह की तरह सेनापति के रूप में इतना निपुण नहीं था। अब जब धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया तो नाराज हो गया कौन? धर्म सिंह। कुछ दिन तक रखा भोज को, लेकिन भोज जो सेना को संभाल नहीं पा रहा था तो भोज को भी हटा दिया। तो नाराज पहले कौन हो गया था? धर्म सिंह। धर्म सिंह को वापिस ही बना दिया, फिर क्या? सेनापति बना तो दिया वापस, लेकिन वो वाली बात थोड़ी रहेगी। धर्म सिंह भी सोचने लगा है कि यार अपने साथ तो, अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, किसको? अमीर को। और ये भोज जैसे इसको हटाया, ये चला गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। वापस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अब धर्म सिंह। अब की बार देखो, दोबारा जब झड़प हुई उसमें क्या हुआ? इस धर्म सिंह ने मार दिया किसको? नुसरत खां को। इनके हाथ लग गए नुसरत खां, और जैसे ही नुसरत खां मरा, इस बात की सूचना लगी अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद दिल्ली से आ गया रणथंभौर। कई दिन हो गए, लगभग 6-7 महीने हो गए, लेकिन जीत नहीं पा रहा है किसको? रणथंभौर दुर्ग को। और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी हमीर के 2 सेनापतियों को पकड़ता है, जिनका एक का नाम तो क्या था? रणमल, और एक का नाम था रत्तीपा। अपन ने कल बात की थी ना कि कुछ जोड़े होते थे सैनिकों के, जैसे कि कल बात की थी अपन ने कौन सा? महोबा या तुमुल का युद्ध कब? 1182 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमार्दिदेव चंदेल के बीच, जिसके 2 सैनिक मारे गए थे। कौन? आला और उदल। उसके 2 सेनानायक किए थे, अमीर के थे रणमल, रत्तीपाल। इसके अलावा गोरा बादल, रतन सिंह के, वास्तुपाल, तेजपाल, बालक, मदन, जैता, कूपा, ये किसके थे? मालदेव के। तो 2-2 के जो सैनिक होते थे, वो जोड़े होते थे, बहुत शक्तिशाली। तो हमीर देव के 2 सेनानायक थे, रणमल और रत्तीपाल। इनको अपनी तरफ मिला लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो सारे गुप्त रास्ते थे वो बता देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। इस तरीके से इन दोनों की गद्दारी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है किसको? रणथंभौर दुर्ग को। इन दोनों को प्रलोभन दिया जाता है कि रणथंभौर जीतने के बाद यहाँ का राजा तुम्हें बना दूंगा। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी युद्ध को जीतता है, इन दोनों को भी क्या करता है? मरवा देता है। देखो, जीत लिया इस क्षेत्र को, तो अब क्या होगा? अब होगा साका। साका किस किस को मिलाकर बढ़ता है? केसरिया प्लस जौहर, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? साका। यहाँ केसरिया तो किसने किया? हमीर देव चौहान। केसरिया का मतलब होता है कि यहाँ जो राजा या उसके सेनापति होते हैं वो सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांध लेते हैं। मतलब जब हार तय हो तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए ये केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके फिर युद्ध करते हैं। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए महिलाएं, जौहर भी कई प्रकार का था, जैसे अग्नि जौहर, मेनली अग्नि जौहर होता था मोस्टली, लेकिन रणथंभौर में जो हुआ वो था जल जौहर। मतलब साका तो कौन कर लिया? हमीर देव। और जल जौहर कर लिया कौन को? हमीर की पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल देवी। इन दोनों ने क्या किया? जल जौहर। और यहाँ केसरिया कौन कर रहा है? हमीर देव चौहान। तो ये बातें थी किसके बारे में? रणथंभौर के बारे में। अब 1-2 बातें हो रहे हैं, अपन उनको देख लेते हैं एक बार। देखो, तो ये जो रणथंभौर का साका था वो हुआ 1301 में, जहां केसरिया किसने किया?
केसरिया तो किया किसने? हमीर देव चौहान। और जौहर किसने किया? रंग देवी। सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान का जो प्रथम शाखा था, राजस्थान का प्रथम शाखा वो कब हुआ? 1301 में, रणथंभौर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम शाखा। तो जैसे ही इस रणथंभौर को जीत लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो एक लाइन लिखते हैं क्या? आज कुफ का गढ़, आज कुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये अमीर खुसरो, एक शासक की जब मृत्यु हो जाएगी तब कहेंगे आज कुफ का दरवाजा टूट गया। सेम सी बात है, इस वजह से मैं आपको बता देता हूं, आज कुफ का दरवाजा टूट गया। जब अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु पर बोलेंगे क्या? आज कुफ का दरवाजा टूट गया। तो अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कब? जब रणथंभौर में हमीर देव चौहान की क्या होगी? मृत्यु, या यहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अगर अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो की किताबों की बात करें तो इनकी किताबें बहुत सी थी, लेकिन अपने को दो से ही मतलब रखना है। एक तो है कौन सी? मिफ्ता, मिफ्ता उल फतूह। तो अमीर देव की बुक की बात करें, एक तो है मिफ्ता उल फतूह और दूसरी है खजाइन उल फतूह। मिफ्ता उल फतूह से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी तो मिलती है किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। और खजाइन उल फतूह में जो जानकारी है वो मिलती है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा भी इनकी बुक्स थी, जैसे कि आशिका, नूर सिपिहियर, ये बुक्स किसकी थी? अमीर खुसरो की, जिनको कहा जाता है तोता ए हिंद भी इन्हीं को कहा जाता है, अमीर खुसरो को। और देखिए दरबारी विद्वान, इसको मिटा ही देते हैं ताकि पूरा आ जाएगा, कंप्लीट जो रह रहे हैं वो। तो अमीर खुसरो की दो बुक कौन कौन सी? खजाइन उल फतूह और मिफ्ता उल फतूह। मिफ्ता उल फतूह से जानकारी मिलती है किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। और खजाइन उल फतूह से जानकारी मिलती है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी की। अब बात करें अगर इनके दरबारी विद्वान, इनके दरबारी विद्वान एक तो थे राघव देव और दूसरे थे कौन? बीजादित्य। ये गुरु भी थे किसके? हमीर के। पूछा जा सकता है कि हमीर के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? राघव देव और बीजादित्य। पीछे पढ़ा था अपन, कमेंट करके बताओ। चौहानों में मैंने आपको बताया था देवबोध और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे, आपको बताना है कमेंट, ठीक है। तो इनके दरबारी विद्वान कौन थे? राघव देव, और जो इनके गुरु भी थे और उसके अलावा कौन? बीजादित्य। अगर कुछ किताबों की बात करें जिनमें से एक दो के बारे में अपन ने पीछे भी चर्चा की है, जैसे कि एक है हमीर के ऊपर ही लिखी गई है, एक है हमीर महाकाव्य। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शासक में बुक सारी याद रखनी है, जैसे कि दो तीन पीछे आई थी। एक आई थी कौन? पृथ्वीराज रासो, किसकी रचना? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना? पृथ्वीराज विजय, जयानक की। उसके अलावा एक और आई थी कल अपन ने किसकी? हसन निजामी, उनके बारे में बात की थी उनकी। और उसके अलावा भी एक इतिहासकार थे, उनकी बुक भी अपन ने पढ़ी थी, अभी बताऊंगा, जस्ट एक बार इनको देख ली। हमीर महाकाव्य ये किसके रचना थी? नयन चंद्र सूरी।
नयन चंद्र सूरी। उसके अलावा हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो किसकी रचना? सारंगधर, या बोले तो जोधराज। उसके अलावा हमीर हट, इसकी चंद्रशेखर। हमीर बंधन, ये है अमृत कैलाश। उसके अलावा हमीर नारायण, हमीर नारायण ये किसके? बंडाऊ व्यास, बंडाऊ व्यास। कल अपन ने बात की थी जिन दो बुक्स की पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनमें एक तो थी हसन निजामी की, और दूसरी थी किसकी? पृथ्वीराज, दूसरी बुक थी पृथ्वीराज रासो, इसकी चंद्रवरदाई की। हसन निजामी की बुक कौन सी थी? ताज उल मासीर, ताज उल मासीर। ये बीच में आपको बता दिया, मैंने कल भी बता दिया था, पर याद रखने के लिए हसन निजामी की किताब कौन सी थी? ताज उल मासीर। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना थी? चंद्रवरदाई। हमीर क्या हुए? नयन चंद्र सूरी, पहले दिन से बताता रहा हूं। उसके अलावा हमीर रासो सारंगधर या जोधराज। हमीर हट, हट से रख लेना कि हट किसने किया था? चंद्रशेखर जी ने। कभी अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आई थी, कहते ना जीते जी आजाद था वो, मरते दम तक आजाद रहा। हमीर बंधन, बंधन से ध्यान रख लेना, बांधना। ये कैलाश साखला है ना, वो कैलाश साखला दूसरे हैं, अमृत कैलाश दूसरे, लेकिन उनको ध्यान रख लेना वो क्या करते हैं, ध्यान रख लेना, जो इनको कहा जाता है टाइगर मैन, ऐसे ध्यान रख लेना, ये टाइगरों को क्या करते हैं? बांधते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। तो हमीर बंधन किसकी रचना है? अमृत कैलाश की। और हमीर नारायण किसकी रचना है? बंडाऊ व्यास की। इसके अलावा एक किताब और याद रखनी है अपने को, क्या? श्रृंगार हार, श्रृंगार हार ये खुद किसकी रचना है? हमीर देव चौहान। तो ये बात थी रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान इसी के साथ पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले अपन ने राजा देखा कौन? गोविंदराज चौहान, जो रणथंभौर के चौहानों का क्या था? संस्थापक। उसके बाद वालन, वालन के बाद फिर अपन ने बात की किन के बारे में? प्रहलादन के बाद, उनके बाद नारायण, फिर वाक भट्ट, उसके बाद जयत्र सिंह, फिर बात की अपन ने इनके बारे में? हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको आराम से याद हो जाएगा। नोट्स है जो जीके बाई तेजपाल यादव पर, इसकी PDF डाल दी जाएगी। तो ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे।